अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी UFC का वो पिंजरा, एक ऐसी जगह जहां एक मुक्का या सिर्फ एक सटीक किक किसी भी फाइटर का पूरा करियर, बल्कि मैं तो कहूंगी उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूंखार खेल है वो, है ना। इस खेल में जहां हर कोई कभी ना कभी जमीन पे गिरता ही है, वहां एक आदमी उतरा और पूरे 29 बार उतरा और एक भी मैच हारे बिना रिटायर हो गया। मतलब 29 जीत और 0 हार। ये रिकॉर्ड अपने आप में लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। पूरे करियर में सिर्फ 13 UFC फाइट्स और सिर्फ 2 राउंड में हार का सामना। उसने अपने विरोधियों को 59 बार जमीन पर पटका और खुद पूरे करियर में सिर्फ 2 बार गिरा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये खबीब नुर्मागोमोदोव का असली रिकॉर्ड है। और इसी अजय रिकॉर्ड ने पूरी दुनिया के खेल मनोवैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एकदम सही कहा आपने। और आज के इस डीप डाइव का हमारा मिशन इसी अजय मानसिकता को समझना है। हमने इसके लिए कई किताबों, फाइट एनालिटिक्स, मनोवैज्ञानिक रिसर्च और खबीब के ट्रेनिंग कैंप की कहानियों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। हाँ, क्योंकि हमें ये समझना है कि जब अनुशासन एक मजबूरी या कहें कि एक पागलपन बन जाता है, तो सफलता कैसे एकदम पक्की हो जाती है। सही बात है। मतलब मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम को सबसे मुश्किल लेवल पे खेल रहा हो और बिना एक भी लाइफ खोए पूरा गेम पार कर ले। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई रीस्टार्ट बटन नहीं था और हड्डियां असली थीं। बिल्कुल असली। तो कोई इंसान इस स्तर की अजय मानसिकता, मतलब ये इनविंसिबल माइंडसेट कैसे हासिल कर सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना किसी चमत्कार या पैदाइशी ताकत में बिल्कुल नहीं छिपा है। अगर हम मनोविज्ञान और खेल विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से एक नो एस्केप साइकोलॉजी का परिणाम था। नो एस्केप मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, एकदम वही। साधारण जिंदगी में हम इंसानों के पास हमेशा एक प्लान बी होता है। ये तो है। जब कोई काम बहुत मुश्किल लगने लगता है तो इंसान तुरंत अपना फोन उठा लेता है, कोई वेब सीरीज लगा लेता है या बस सोचता है कि ना चलो यार कल कर लेंगे। ये जो प्लान बी है ना, ये असल में हमारे दिमाग को ये सिग्नल देता है कि हार मान लेना एकदम सुरक्षित है। अरे वाह, ये प्लान बी वाली बात बहुत गहरी है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब हमारे पास पीछे हटने का रास्ता खुला होता है तो दिमाग अपनी 100% ऊर्जा लगाता ही नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। और यहीं पर डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी के सिद्धांत सामने आते हैं। गॉगिन्स की रिसर्च हमें साफ दिखाती है कि जब इंसान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, जब वो सर्वाइवल मोड में आ जाता है। बिल्कुल, जब सर्वाइवल मोड ट्रिगर होता है तब परफॉर्मेंस अपने आप चरम पर पहुंच जाती है। दिमाग का वो हिस्सा जो हमारी ऊर्जा बचाता है ना, वो पूरी तरह बंद हो जाता है। मतलब दिमाग को लगता है कि अब तो जान पर बनाई है। हाँ, और खबीब के पिता ने उसके बचपन से ही एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां आराम करने या बहाने बनाने का विकल्प ही सिस्टम से पूरी तरह डिलीट कर दिया गया था। इसके साथ ही एक और किताब है रिलेंटलेस। ओ, टिम ग्रोवर की किताब। हाँ, टिम ग्रोवर। वो किताब एक बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने रखती है कि जिस वक्त एक इंसान आराम कर रहा होता है, ठीक उसी पल दुनिया के किसी कोने में कोई और उसकी जगह लेने के लिए पसीना बहा रहा होता है। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। खबीब के अंदर यही विचार एक आग की तरह जलता था। वो केवल अगली फाइट जीतने के लिए ट्रेनिंग नहीं करता था, बल्कि अपने पूरे वजूद को बचाए रखने के लिए लड़ता था। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पूछना है। मतलब हर इंसान के मूड बदलते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। जैसे सुबह इंसान बहुत मोटिवेटेड महसूस करता है, लगता है कि आज तो मैं पूरी दुनिया बदल दूंगी। लेकिन रात होते होते वही इंसान थका हुआ और आलसी हो जाता है। क्या ये मानवीय रूप से संभव है कि कोई व्यक्ति 24 घंटे 7 दिन एक ही मानसिक स्थिति में रहे? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। कोई भी इंसान अपने इन मूड स्विंग से पूरी तरह कैसे बच सकता है? देखिए, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार पहलू है। असल में खबीब का कोई दूसरा रूप था ही नहीं। मतलब मूड का असर उन लोगों पर होता है जो अनुशासन का सिर्फ एक चोला पहनते हैं, जो कुछ घंटों के लिए डिसिप्लिन बनने का नाटक करते हैं। अच्छा, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, कुछ देर के लिए कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन जब कोई चीज इंसान की पहचान बन जाती है, उसकी त्वचा बन जाती है, तो फिर मूड की कोई अहमियत नहीं रह जाती। दिमाग को ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आज मेरा काम करने का मन है या नहीं।
क्योंकि काम करना ही उसका वजूद बन चुका होता है। यानी अनुशासन कोई क्रिया नहीं रही बल्कि उसकी पहचान बन गई थी। बिल्कुल। लेकिन ये मानसिकता रातों रात तो नहीं बन सकती। मुझे लगता है इसकी जड़ें बहुत गहरी होंगी। मैंने रिसर्च में एक किस्सा पढ़ा था जिसने मुझे सच में अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो भालू वाला किस्सा? हाँ, 9 साल की उम्र, मतलब आमतौर पर 9 साल का बच्चा खिलौनों से खेलता है या टीवी पर कार्टून देखता है, लेकिन खबीब के पिता ने उसे एक जंगली भालू के बच्चे से कुश्ती लड़ने के लिए छोड़ दिया था। मतलब कोई पिता अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगा? देखिए, सतह से देखने पर ये किसी पागलपन जैसा लग सकता है, कोई भी सोचेगा कि ये कैसा पिता है। लेकिन अगर हम एक और किताब एंडर्ड के सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण करें तो इसका वैज्ञानिक कारण एकदम साफ समझ आता है। अच्छा, एंडर्ड में ऐसा क्या है? एंडर्ड में सेंट्रल गवर्नर थ्योरी का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। इसके अनुसार इंसान की शारीरिक सीमाएं खत्म होने से पहले ही उसका दिमाग उसे रोक देता है। वो उसे थकने का एहसास दिलाता है। हाँ, दिमाग असल में एक अलार्म की तरह काम करता है जो खतरे या दर्द को देखकर शरीर को शट डाउन करने का आदेश दे देता है, ताकि शरीर को नुकसान ना पहुंचे। एकदम सही। लेकिन जब एक 9 साल का बच्चा एक असली जंगली जानवर से लड़ता है तो उसके दिमाग का वो अलार्म हमेशा के लिए रीवायर हो जाता है। तो उसके दिमाग में डर की परिभाषा ही बदल जाती है। बिल्कुल, साधारण चीजों से फिर डरा नहीं सकती। ये बिल्कुल एक वैक्सीन की तरह काम करता है। वैक्सीन कैसे? मतलब वैक्सीन में क्या होता है, शरीर में जानबूझकर एक कमजोर वायरस डाला जाता है ना जी, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ना सीख जाए और जब असली बीमारी आए तो शरीर पूरी तरह से तैयार रहे। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। खैब के पिता ने भी तो यही किया। भालू से लड़ना एक तरह की मनोवैज्ञानिक वैक्सीन थी जिसने उसके दिमाग को इतना मजबूत बना दिया कि भविष्य में यूएफसी के पिंजरे में खड़ा कोई भी खूंखार विरोधी उसे मौत का डर नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उसने असली जानवर का सामना किया है। ये वैक्सीन वाली एनालॉजी आपने एकदम सटीक दी है। खेल विज्ञान में और खासकर पीक जैसी किताबों में इससे डेलिबरेट स्ट्रेन या जानबूझकर खुद को दर्द देना कहा गया है। डेलिबरेट स्ट्रेन? हाँ। खबीब का असली हथियार उसकी कोई जादुई मार्शल आर्ट तकनीक नहीं थी। तो फिर क्या था? दर्द सहने की उसकी अमानवीय क्षमता। दागिस्तान की बर्फीली नदियों में तैरना, एकदम खड़ी पहाड़ियों पर भागना, ये सब सिर्फ कोई आम कसरत नहीं थी। असली प्रैक्टिस वो है जो हमेशा आपको दर्द दे। जब कोई व्यक्ति हर दिन जानबूझकर 10% ज्यादा दर्द सहता है तो उसका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो दर्द को एक खतरे की तरह देखना बंद कर देता है। वो उसे एक सामान्य रूटीन मान लेता है। लेकिन पहाड़ों और नदियों से लड़ना एक बात है और पिंजरे के अंदर एक चालाक, फुर्तीले और तकनीक से भरे विरोधी से लड़ना एकदम अलग बात है। बिल्कुल अलग है। पिंजरे के अंदर तो तकनीक भी चाहिए होती है ना, सिर्फ दर्द सहने से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए वो कैसी तैयारी करता था? यहीं पर द आर्ट ऑफ लर्निंग किताब का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत सामने आता है, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन लॉस। इन्वेस्टमेंट इन लॉस यानी जीतने के लिए हार में इन्वेस्ट करना। हाँ, जीतने के लिए जानबूझकर हारना सीखना। खबीब बंद कमरों में अपने जिम के अंदर जानबूझकर खुद से ज्यादा भारी और बहुत ताकतवर फाइटर्स के साथ लड़ता था। अरे बाप रे! वो खुद को ऐसी स्थितियों में डालता था जहां वो बुरी तरह थके, पिटे और हारे। मुझे ये बात थोड़ी समझनी है। मतलब कोई भी एलीट फाइटर खुद को जानबूझकर हारने की स्थिति में क्यों डालेगा? इसमें तो चोट लगने का बहुत बड़ा रिस्क है और सबसे बड़ी बात, इंसान का आत्मविश्वास भी तो टूट सकता है। ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसका जवाब ये है कि ईगो यानी अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्वेस्टमेंट इन लॉस का सीधा सा मतलब है जिम के अंदर अपने ईगो को पूरी तरह से कुचल देना। ईगो को बाहर छोड़कर आना। बिल्कुल। जब एक फाइटर जिम में भारी विरोधियों से हारता है तो उसकी हर एक कमजोरी पूरी तरह नंगी हो जाती है। उसे साफ साफ पता चल जाता है कि भारी दबाव में उसका शरीर कैसे प्रतिक्रिया देगा। तो सारी गलतियां प्रैक्टिस में ही हो जाती हैं। हाँ, असली जीत मैदान में लाखों दर्शकों के सामने तय नहीं होती, वो तो सिर्फ एक दिखावा है, एक प्रदर्शन है। असली लड़ाई उस ट्रेनिंग रूम में पसीने और खून के बीच पहले ही लड़ी जा चुकी होती है, जहां कोई कैमरा नहीं होता। सही बात है। जब कमजोरियां पहले ही दूर हो जाएं, तो असली मैदान में खून बहने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। बिल्कुल खत्म हो जाती है। अच्छा, शारीरिक दर्द और ट्रेनिंग की ये बात तो एकदम साफ हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि कोई इंसान शरीर से कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सबसे बड़ी लड़ाई तो हमेशा भावनाओं के मोर्चे पर ही लड़ी जाती है। इसमें कोई शक नहीं। अगर विरोधी शरीर के बजाय सीधे दिमाग पर या भावनाओं पर मनोवैज्ञानिक हमला करे, तो ये सारा अनुशासन कैसे टिकता है? देखिए, ये एलीट स्पोर्ट्स का सबसे क्रूर और काला हिस्सा है।
जब विरोधी ये जान लेते हैं कि इस आदमी को शारीरिक रूप से हराना नामुमकिन है, तो वो मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू कर देते हैं। माइंड गेम्स खेलते हैं। हाँ, माइंड गेम्स। वे फाइटर को उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि वो गुस्से में अपना आपा खो दे और कोई गलती कर बैठे। कॉनर मैग्रेगर के साथ जो फाइट हुई थी वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने पढ़ा था कि विरोधियों ने खबीब को भड़काने के लिए उसके परिवार पर बहुत भद्दी टिप्पणियां की, उसके धर्म का सरेआम अपमान किया, देश के बारे में बुरा भला कहा, यहाँ तक कि उसकी बस पर हमला तक कर दिया था। हाँ, बस पर हमला। मकसद सिर्फ ये था कि वो गुस्से में आकर अपना फोकस खो दे। आमतौर पर एथलीट खुद में जोश भरने के लिए गुस्से का बहुत इस्तेमाल करते हैं, पिंजरे में चिल्लाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन खबीब ने इसके बिल्कुल उलट बर्ताव किया। और उसका ये शांत बर्ताव द 48 लॉज ऑफ पावर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को दर्शाता है। कौन सा नियम? नियम यह है कि हमेशा जरूरत से कम बोलो। खबीब बहुत अच्छी तरह जानता था कि जो लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं या बहुत गालियां देते हैं, वो असल में अंदर से सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। वो अपनी कमजोरी छिपा रहे होते हैं। बिल्कुल। जीव विज्ञान के अनुसार जब कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है तो उसके दिमाग का एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। एमिगडाला हाईजैक? हाँ, और जो सोचने समझने वाला हिस्सा है, यानी हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। इंसान लॉजिकल फैसले नहीं ले पाता। तो इसका मतलब है कि खबीब की वो खामोशी सिर्फ उसका स्वभाव नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। 100%। क्या एक शोर मचाने वाले दुश्मन की तुलना में एक खामोश दुश्मन मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा डरावना होता है? आप खुद सोचिए, आक्रामकता को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। अगर कोई चिल्लाकर आपकी तरफ मुक्का मार रहा है तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि वो क्या करने वाला है। हाँ, आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन खामोशी एक ब्लैक होल की तरह होती है जो विरोधी की सारी ऊर्जा, सारा फोकस सोख लेती है। खामोशी दबाव के क्षणों में समय को धीमा कर देती है और फैसलों को एकदम सटीक बनाती है। मतलब वो भड़का नहीं। बिल्कुल नहीं। खबीब ने अपनी सारी आग को प्रेस वार्ता में या गालियों में बाहर नहीं छलकने दिया। उसने उसे अंदर बचा कर रखा ताकि पिंजरे का दरवाजा बंद होने के बाद उस ऊर्जा का सही जगह पर इस्तेमाल हो सके। अरे वाह, ये गजब का मानसिक नियंत्रण है। और मुझे लगता है ये ठहराव कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जुड़े होने के कारण भी आता है। बिल्कुल, रूट्स बहुत जरूरी हैं। दुनिया भर की शोहरत, बेहिसाब पैसा, ये सब किसी भी इंसान का दिमाग खराब करने के लिए काफी है। अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं। लेकिन वो इंसान दागिस्तान की उन्हीं कच्ची सड़कों और अपने पिता की दी हुई तालीम से जुड़ा रहा। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। जब इरादे सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए होते हैं ना, तो इंसान बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहा है। हाँ, लेकिन जब लड़ाई अपनों के लिए हो, समाज के लिए हो और अपने गुरु या पिता के सम्मान के लिए होती है, तो इंसान की ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। तब हारने का सवाल ही नहीं उठता। खबीब के लिए उसका समुदाय और उसके मूल्य किसी भी बेल्ट या पैसे से बहुत ऊपर थे। यही सबसे बड़ी वजह थी कि सफलता का नशा कभी उसके सिर पर नहीं चढ़ पाया। तो शारीरिक दर्द पार कर लिया, भावनाओं को अपना हथियार बना लिया और जड़ों से भी जुड़े रहे। लेकिन एक चीज है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, और वो है परिस्थितियां। हाँ, किस्मत या हालात। करियर की शुरुआत में ही खबीब के घुटने का लिगामेंट टूट गया था। मैंने सुना है ऐसी चोट किसी भी फाइटर का करियर हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। बहुत भयानक चोट होती है वो। और इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ कि फाइट से ठीक पहले विरोधियों ने अपना नाम वापस ले लिया। मतलब महीनों की इतनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी तरह बेकार हो गई। ऐसी स्थितियों में कोई भी आम इंसान टूट जाएगा, अपनी किस्मत को कोसेगा या बस शिकायत करेगा। और यहीं पर औसत लोगों और असली चैंपियंस के बीच की असली लकीर खिंचती है। वो कैसे? औसत दर्जे के लोग परिस्थितियों के खिलाफ हमेशा शिकायत करना शुरू कर देते हैं। वे बहाने ढूंढते हैं कि मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया। विक्टिम कार्ड खेलते हैं। बिल्कुल। लेकिन खबीब का जवाब क्या था पता है? उसने कहा, कोई रोना धोना नहीं, बस मुझे बता दो कि मेरा विरोधी कौन है। अगर मेरा वजन सही हो तो मैं किंग कॉन्ग से भी लड़ने को तैयार हूँ। किंग कॉन्ग से लड़ने को तैयार हूँ? अरे वाह, ये वाक्य सच में ये साबित करता है कि मोटिवेशन असल में एक बहुत बड़ा धोखा है। धोखा कैसे?
मतलब मोटिवेशन सिर्फ नौसिखियों का भ्रम है जिन्हें हर दिन अपना काम शुरू करने के लिए किसी बाहरी वीडियो, पॉडकास्ट या गाने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि जब हम शिकायत करना बंद करते हैं, असल में तभी हमारा दिमाग सही तरीके से काम करना और समाधान ढूंढना शुरू करता है। न्यूरोसाइंस भी एकदम यही कहता है। अच्छा, जब इंसान शिकायत करता है तो दिमाग हार मानने वाले न्यूरल पाथवे को और मजबूत कर देता है, तो हम और ज्यादा निराश होने लगते हैं। हाँ, लेकिन जब शिकायत बंद होती है तो दिमाग का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हिस्सा है वो एक्टिव हो जाता है। इसे इतिहास और मनोविज्ञान में बर्न द बोट्स का सिद्धांत कहा जाता है। बर्न द बोट्स यानी अपनी ही नाव जला देना? बिल्कुल। पुराने समय में जब सेनाएं समुद्र पार करके किसी द्वीप पर हमला करती थीं, तो सेनापति अपनी ही नावों को आग लगा देते थे। ताकि पीछे हटने का रास्ता ही खत्म हो जाए। हाँ, मतलब या तो हम जीतेंगे या यहीं खत्म हो जाएंगे, भागने का कोई विकल्प ही नहीं। क्या बात है। और खबीब की मानसिकता भी बिल्कुल यही थी, बर्न द बोट्स। एकदम। उसके लिए हर दिन का काम, हर दिन की ट्रेनिंग एक युद्ध था, और इस युद्ध में हारने का कोई विकल्प था ही नहीं। जब पीछे लौटने के रास्ते बंद होते हैं ना, तो इंसान की पूरी ऊर्जा, उसका एक एक कतरा सिर्फ आगे बढ़ने पर केंद्रित हो जाता है। तो इस पूरे डीप डाइव से अगर सीखने वालों के लिए कोई एक सबसे बड़ा सबक निकालना हो, तो वो ये है कि महानता की कीमत बहुत भारी होती है। बहुत भारी। इसके लिए एक बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है। जो भी इंसान अपनी जिंदगी में उस स्तर का फोकस चाहता है, उसे अपनी जिंदगी से 3 बड़े डिस्ट्रैक्शंस तुरंत उखाड़ फेंकने होंगे। वो 3 डिस्ट्रैक्शन क्या हैं? पहला, वो चीजें या एप्स जो आपका समय खा रही हैं। दूसरा, वो लोग जो आपको मानसिक रूप से पीछे खींच रहे हैं। और तीसरा, वो आदतें जो इंसान को अंदर से कमजोर बना रही हैं। एकदम सही सारांश दिया आपने। साधारण काम करके कभी कोई असाधारण कहानी नहीं लिखी जा सकती। जिन किताबों और रिसर्च का हमने आज गहराई से विश्लेषण किया, वे सभी अंत में एक ही तीखे सवाल पर आकर रुकती हैं। वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि आज आपका भालू क्या है? वो कौन सा सबसे मुश्किल काम है? वो कौन सी चुनौती है जिससे इंसान सबसे ज्यादा भागने की कोशिश कर रहा है? जिंदगी के खाली पन्ने पर कुछ ऐसा लिखना होता है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे, और उसकी शुरुआत उस अपने हिस्से के भालू का सामना करने से ही होती है। ये सवाल सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। हर इंसान को कभी ना कभी अपने हिस्से के भालू से लड़ना ही होता है। बिल्कुल लड़ना होता है। लेकिन इन सब विचारों को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक और बहुत गहरा सवाल आ रहा है। वो क्या? जरा कल्पना कीजिए कि किसी ने अपने हिस्से के उस भालू का शिकार कर लिया। उसने पीछे हटने के सारे रास्ते, अपनी सारी नाव हमेशा के लिए जला दी। इस खौफनाक अनुशासन और अजेय मानसिकता के बल पर उसने दुनिया की हर लड़ाई जीत ली। लेकिन जब लड़ने के लिए कोई विरोधी ना बचे, जब जीतने के लिए कोई पहाड़ ना बचे और अंदर कोई डर ही ना बचे, तो फिर क्या होता है? क्या एक अजेय योद्धा बिना किसी युद्ध के अपना अस्तित्व और अपनी पहचान खो देता है? या क्या उसे अंततः वो असली शांति मिलती है जिसकी तलाश में उसने पूरी उम्र उस पिंजरे के अंदर इतना भयानक संघर्ष किया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए।